हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम डॉक्टर जीडी बिष्ट, जिनके नाम 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है, शायद कुछ छात्र नहीं जानते हैं उनके बारे में, तो उस पुस्तक से हम आपको बेसिक करा रहे हैं, जिससे बहुत कम समय में आप अच्छी स्पीड पा सकते हैं। एक्सपर्ट लेवल में हम उनकी पुस्तक 250 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको वाक्यांश जो आसानी से बनाए जा सकते हैं उसके आधार पर हम आपको विशिष्ट आशुलिपि के आधार पर बनाकर दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको डिक्टेशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। 140, 160, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रहती है। आप हमारी वेबसाइट पर कोई भी ऑडियो सुनने के पश्चात उसका टंकण करने के पश्चात त्रुटियों के आधार पर अपने रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी की किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, दोनों में भाषाओं में भी उपलब्ध है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। हर साल मैं इस हफ्ते उन शहीदों को याद करती हूँ जो 26/11 वाले जिहादी हमले में बेमौत मारे गए थे। बेगुनाह, बेकसूर, निहत्थे लोग थे, जिनका दोष सिर्फ इतना था कि मुंबई की उस शाम को निकले थे अपने परिवार या दोस्तों के साथ खाना खाने किसी होटल में। कुछ वे थे जो CST रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ जो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। पाकिस्तानी हत्यारों ने किसी को नहीं बख्शा, लेकिन उस देश के सैनिक शासक उनको शहीद कहते हैं। सो हमले के दौरान जब मुंबई भेजे गए ये जिहादी अपने असलह समाप्त होने पर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से आखिरी बातें कर रहे थे। उनको हौसला यह दिया जाता था कि अब शहीद होने का वक्त आ गया है। अल्लाह आपको जन्नत में इंतज़ार कर रहा है। सेल फोन पर की गई इन बातों को अगर हमारी जांच संस्थाओं ने ढूंढ ना निकाला होता तो दुनिया के सामने साबित ही ना कर पाते कि इस घिनौने आतंकवादी हमले को करवाया किसने है। पाकिस्तान के सैनिक शासक अभी तक कबूल करने को तैयार नहीं है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ था और यह घटना उस अघोषित कायर युद्ध का हिस्सा थी जो दशकों से पाकिस्तान लड़ रहा है भारत के साथ। मुंबई हमेशा रहता है उनके निशाने पर, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक शासक जानते हैं अच्छी तरह कि भारत को कमज़ोर करना है अगर तो उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना होगा। मुंबई पर पहला हमला किया गया था 12 मार्च 1993 को, जब श्रृंखलाबद्ध विस्फोट करवाए गए थे। इस महानगर की कई जगहों पर इस आतंकवादी साजिश को पाकिस्तानी सेना ने रचा था, लेकिन प्यादे मुंबई निवासी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मैनन जैसे हत्यारे थे, जिनको जरा भी दुख नहीं हुआ कि उनके हाथों 257 बेगुनाह निहत्थे लोग
मारे गए थे, अपना काम करके पाकिस्तान भाग गए, जहां उनको आज तक शरण मिल रही है। इस घटना के बाद कई छोटे मोटे जिहादी हमले होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ 26 नवंबर 2008 की रात, जो 4 दिन तक चला। मुंबई में रहती हूँ। ओबरॉय होटल से थोड़ी ही दूर, और याद है मुझे अच्छी तरह आज भी कि इस होटल की 18वीं मंजिल पर हमला सबसे लंबा चला था। फतेहल्ला नाम के जिहादी ने कोई 30 लोगों को बंदूक की नोक पर ऊपर ले जाकर तड़पा तड़पा कर मारा था। उसकी गवाही तुर्की के उस दंपति ने दी थी, जिनकी जान सिर्फ इसलिए बख्श दी गई कि कायर हत्यारे ने, क्योंकि जब उनकी बारी आई दीवार के संग खड़े होकर गोली खाने की, तो उन्होंने फतह पढ़ना शुरू कर दिया। जब हत्यारे ने देखा कि वे मुसलमान हैं, तो उनको कहा कि वे चुपचाप लेटे रहें, क्योंकि उनको कुछ नहीं होगा। बाद में जब 26/11 पर फिल्म बनाई किसी ब्रिटिश टीवी चैनल ने, तो उस महिला ने रोते रोते बताया कि आज भी उसके कानों में उस 27 साल की लड़की की चीखें गूंजती हैं। वह हांगकांग या सिंगापुर से अपनी पहली बिजनेस ट्रिप पर आई थी। उस 26/11 के बाद 12 साल गुजर गए, जिनमें पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बार बार साबित किया है कि उनका यह कायर युद्ध जारी रहेगा। कुछ ही दिन पहले जम्मू के नगरोटा शहर के टोल प्लाजा पर सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, और वह सुरंग मिली जिसके द्वारा वे सीमा पार करके आए थे कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैलाने। यानी पाकिस्तान इस कायर युद्ध को रोकने का काम हम जब तक डटकर नहीं करेंगे, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। सो कितना सुरक्षित है मुंबई आज 2008 की तुलना में। अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, जैसे हर साल कहती आई हूँ, कि बिल्कुल उतना ही असुरक्षित है जितना तब था। ना हमारी समुद्री सीमा पर अब पहले से ज़्यादा सुरक्षा दिखती है, और ना ही इस महानगर के अंदर। माना कि कांग्रेस के दौरे में सुरक्षा इसलिए कड़ी नहीं की गई थी क्योंकि पाकिस्तान के साथ वे दोस्ती रखना चाहते थे, इस उम्मीद से कि ऐसा करने से उसका मुस्लिम वोट बैंक सलामत रहेगा। लेकिन जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है वह यह है कि वर्तमान मोदी दौरे में जब पाकिस्तान का नाम उनके मंत्री लेते हैं जैसे गाली हो, परिवर्तन क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं हमने
इजराइल की नकल करके जिहादी आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश की है। इजराइल के आसपास ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर कहा कि उनका एक ही मकसद है और वह है इजराइल का नामो निशान मिटा देना, मगर अभी तक ऐसा कर नहीं सके हैं क्योंकि इजराइल ने अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत किया है। मोदी जी जब इजराइल गए थे, बिन्यामिन नेतन्याहू ने उनको अपना दोस्त कहकर हिंदी में स्वागत किया था, तो हमारी मदद खुशी से करेगा। इजराइल जब हम तय करेंगे कि हम किस तरह की मदद लेना चाहते हैं। मैं सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि हमारी पुलिस के प्रशिक्षण में जो खामियां हैं वे हम इजराइल की मदद से कर सकते हैं। यह ऐसा युद्ध है जिसमें सेना की ज़रूरत कम है और पुलिस की ज़्यादा है, लेकिन आज भी हमारी पुलिस का प्रशिक्षण वैसा है जैसा हुआ करता था। आतंकवाद से लड़ने के लिए खास प्रशिक्षण की ज़रूरत है जो अभी तक किसी भी राज्य में हमारी पुलिस को नहीं दिया जाता है। माना कि अब हमारी खुफिया संस्थाएं बेहतर हो गई हैं, लेकिन जब तक आम पुलिस वालों का प्रशिक्षण बेहतर नहीं होगा, हम इस कायर युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकेंगे। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है। जो भी चाहते हैं गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर पढ़ सकते हैं।